नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत अर्थात गुलाम वंश। चलिए बारी बारी से इन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे गुलाम वंश से संबंधित गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने का स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के एक और नाम है ममलुक सुल्तान कहना काफ़ी उपयुक्त होगा। प्रश्न नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देख पा रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी में कितने बार ऐसे प्रश्नों को ठीक है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अरे दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये शब्दावली आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। लाख बख्श इसको कुतुबुद्दीन के नाम से ही जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श माने लाखों को देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां की भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर उसको संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में देखिए कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसीलिए प्रश्न अनुसार विकल्प डी यहाँ पे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। बड़ा फेमस सवाल है, क्योंकि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है एक मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा, आगे चल के इल्तुतमिश ने बनवाया, फिर फिरोज शाह तुगलक के समय ठीक है डैमेज हुआ था तो उसको रिपेयरिंग करवाया था। तुगलक से इसका जो गयासुद्दीन तुगलक से इसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान, ध्यान रखिएगा, कोई योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा लाहौर। देख पा रहे मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और रूस के राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाजा की तरफ से था। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाकचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। प्रश्न नंबर 7, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। बड़ा फेमस सवाल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए उस समय चौगान खेलते समय बेचारा घोड़ा से गिर गया हुआ था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चौगान माने आधुनिक समय में जिसे पोलो बोला जाता है, ठीक है, मॉडर्न नेम है। उसी समय इसको घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया हुआ था। तो दिल्ली को सल्तनत के रूप में स्थापित करने वाला शासक था इल्तुतमिश। देख पा रहे इल्तुतमिश टाइम पीरियड भी है
1211 से लेकर 1236 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टक्का 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दिल्ली का वो सुल्तान था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस नाम है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की यहाँ पे राजधानी थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली। 11 नंबर प्रश्न, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। 12 नंबर प्रश्न, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। देख पा रहे हैं, दिल्ली का वह पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक ने नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त किया था। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और सुल्तान ने आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार देखिए, वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली को गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाजा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। क्वेश्चन नंबर 13, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? गुलाम का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। देख पा रहे, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर जहांदार अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थे? बड़ा फेमस नाम है रजिया सुल्तान, इसके आपको भूलना नहीं है, बार बार पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान, जिसका टाइम पीरियड 1236 से लेकर 40 था, या महज 4-5 सालों तक ठीक है शासन की। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन दिया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। क्वेश्चन नंबर 15, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया हुआ था? तो उस समय देखिए, जब चंगेज खान जब आया हुआ था भारत में, तो उस समय शासक था भारत में इल्तुतमिश का शासन था। मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खान के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिजम शाह का पुत्र देखिए जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुत के पास अपने दूध भेजे थे, वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? उस नेता का नाम है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 17, किसके शासनकाल में प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? कह रहा है कि किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उस शासक का नाम है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 18, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था चंगेज खान के अधीन मैंने मंगोलों पर भारत जो ठीक है मैंने आक्रमण किया गया था इल्तुतमिश के शासनकाल के समय। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ठीक है, उसका जो मूल नाम था तेमुचिन, ध्यान रखिएगा, तेमुचिन, चगदाई खां, कई सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को ही किया हुआ था इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में देखिए तेलिया गढ़ी के समीप
हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का ही हाथ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? कह रहा है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो बीच में डैश दिया हुआ है। उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई हुई थी? दिल्ली के कौन सा सुल्तान था? उस सुल्तान का नाम है बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति की अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय में कहा जा रहा है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों का आलोचना का अधिकार पूर्णतः नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उस सुल्तान का नाम है यहाँ पे बलबन। 25 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन ए और दूसरे को यहाँ पे कारण कहा गया है। पहला स्टेटमेंट कथन में, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ठीक है, जबकि ऐसा कोई उसका इंसेंटिव नहीं था, ठीक है, कि भाई हमको मंगोल आक्रमण सुरक्षित करना है, ठीक है। वो तो दिल्ली सल्तनत की गरिमा को बनाए रखना चाह रहा था, इसीलिए कारण गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, मैंने सही व्याख्या नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने सिजदा व पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर देखिए सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए तथा कारण दोनों ही सही है, आर्य, लेकिन सही व्याख्या पूर्णतः यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंटेंशन, ठीक है, गलत यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, मैंने समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 26, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही। ध्यान रखिएगा कितने बार जिले इलाही में अकबर का नाम आता है, सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जो उपाधि धारण की थी जिले इलाही का, ठीक है, उपाधि धारण किया हुआ था। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित जो वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबंध है। क्वेश्चन नंबर 27, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया हुआ था? उस शासन का, ठीक है, नाम हो जाएगा बलबन। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया हुआ था? नवरोज को आरंभ करवाने वाला शासक यही था, ध्यान रखिएगा, बलबन। देखिए अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू भी किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, उन्हें भूमि पर लेटकर जो अभिवादन करना, पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। तो नवरोज को भी बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? पर है कि बलबन के संदर्भ में उसने कहा कि इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया हुआ था, जबकि इक्तादारी व्यवस्था को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्तदारी व्यवस्था को बलबन के द्वारा, ठीक है, शुरू नहीं किया गया था, ठीक है। इक्तदारी व्यवस्था, ठीक है, ये तो इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उल्लू खां की उपाधि दी, जिसे अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 86 ईस्वी तक। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई माने ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने देखिए इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ 1289 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिक खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबा दिया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दे दिया। इक्तदारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? उस शासक का नाम है बलबन। बहुत ध्यान से देखते चलिए, बलबन। बलबन ने देखिए गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों पर स्वयं को यहाँ पे खलीफा का सहायक कहा है।